गोरखाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक शेयर करें। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 11 गोरखा राइफल्स के पूर्व अफसर सैनिकों को ECHS लाभार्थी सेवा में किस तरह की सुविधा दी जा रही है, इसके विषय में विस्तृत जानकारी देते हुए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। राजधानी देहरादून के टर्नर रोड क्लेमेंट टाउन स्थित वेलमेड अस्पताल में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। वेलमेड अस्पताल संस्थान के CEO कर्नल NM ठाकुर विशिष्ट सेवा मेडल एवं श्रीमती ममता ठाकुर के नेतृत्व में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। 11 गोरखा किराती समिति देहरादून के मीडिया प्रभारी सुरेश राय ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व सैनिक 11 गोरखा किराती समिति देहरादून उत्तराखंड एवं उनकी सभी 6 बटालियन के सम्मानित सदस्यगण मौजूद रहे। 11 गोरखा किराती समिति के मेजर पदम बहादुर गुरुंग, अध्यक्ष कर्नल सिद्धार्थ मौर्य, मेजर PCR कार्की, मेजर अमर बहादुर राय, लेफ्टिनेंट TD भूटिया पूर्व राज्य मंत्री उत्तराखंड शासन एवं अन्य कार्यकारिणी सदस्य वीर नारियों के साथ मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस कार्यशाला के दौरान ECHS लाभार्थी के लिए क्या अधिकार है, इस विषय में विस्तृत जानकारी जिन्होंने दी उनमें डॉक्टर सलील महाजन, डॉक्टर केतन आनंद, डॉक्टर लोकेश डबराल, डॉक्टर वंदना प्रमुख रूप से मौजूद रही। इन लोगों ने ECHS लाभार्थी को मिलने वाली समस्त स्कीमों को विस्तृत रूप से बताया एवं ECHS लाभार्थी कार्यशाला का आयोजन बेहद सफल तरीके से किया गया। आइए देखते हैं वीर गोरखा वेब टीवी की यह खास खबर। मेरे पीछे आवाज आ रही है आप सबको? Good afternoon to all of you. My name is Sophia. I am head HR of Government Hospital. 11 गोरखा राइफल्स के वेटरन्स, उनके परिवारजन, वीर नारियों और वीर माताओं का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। गोरखा राइफल्स के बारे में, गोरखास के बारे में स्पेसिफिकली प्रचलित कहावत है जो कि फील्ड मार्शल मानिक साहब ने कही थी कि यदि कोई कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, या तो वह झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। आगे बढ़ते हुए हम आपको आज के इवेंट के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू अवगत मैं करवा देती हूँ कि आज के इवेंट में आप लोगों को क्या क्या जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले वेलकम नोट विल बी गिवन बाय कर्नल ऋषभ ठाकुर, ही इज आवर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हॉस्पिटल। इंट्रोडक्शन बाय मिसेस ठाकुर। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, लैंप लाइट करेंगे। उसके बाद हम आमंत्रित करेंगे मेजर पदम गुरुंग को, जो हमें इंट्रोडक्शन देंगे। एंड उसके बाद हमारे CEO कर्नल ऋषभ ठाकुर आपको अपडेट देंगे ECHS के बारे में, स्कीम्स के बारे में, हमारे हॉस्पिटल में क्या क्या सर्विसेज हैं उसके बारे में अपडेट। और उसके बाद हम आपको आइडिया देंगे कि क्या फर्दर स्टेप्स लिए जा रहे हैं हमारे हॉस्पिटल की तरफ से। ECHS की जो बेनिफिशियरीज हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनको हम क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं आगे। उसके बाद हम इनवाइट करेंगे हमारे कंसल्टेंट्स को, जो कि आपको आपके स्वास्थ्य संबंधी कुछ जो इश्यूज जो आप डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं उसके बारे में आइडिया देंगे। सबसे पहले हम बुलाएंगे हमारे इमरजेंसी मेडिसिन की डॉक्टर केतन को, जो आपको लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में आइडिया देंगे। डॉक्टर लोकेश डबराल हमारे कंसल्टेंट है ऑर्थोपेडिक्स के, जो आपको आइडिया देंगे कि जॉइंट रिप्लेसमेंट और उनकी सर्जरीज के बारे में आपको ओवरव्यू देंगे। स्त्री रोग से संबंधित डॉक्टर वंदना भास्कर, जो कि हमारी कंसल्टेंट है, वो आपको आइडिया देंगी सर्वाइकल कैंसर और स्त्री रोग से रिलेटेड क्या क्या आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं उसके बारे में डिटेल सेशन 3 डॉक्टर्स का हमने आपके लिए आज प्लान किया हुआ है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि वोट ऑफ थैंक्स हमारे CEO सर देंगे आपको। एंड देन वी विल मूव फर्दर फॉर रिफ्रेशमेंट्स। बाहर हमने चाय नाश्ते का अरेंजमेंट किया हुआ है, आप सब लोग हमें ज्वाइन करेंगे फॉर अ हाई टी।
फिर उसके बाद हमने ग्रुप फोटोग्राफ्स के लिए नीचे जो हमारा एंट्री गेट है हॉस्पिटल का, वहाँ पे हमने एक ग्रुप फोटोग्राफ्स के लिए अरेंजमेंट किया हुआ है। वी ऑल विल गो टुगेदर डाउनस्टेयर। कर्नल निशित ठाकुर, मिसेस सेवा मैडम, रिटायर्ड। मेरी पैरेंट यूनिट 11 सिख और मैंने 36 असम राइफल कमांड किया था 2017 में से लेकर 2019 तक। उसके बाद 22 साल के कैरियर में जो भी एक आर्मी अफसर अलग अलग टेन्योर करता है उस हिसाब से मैंने किए हैं। और मेरा आपसे एसोसिएशन ये है कि मेरे फादर इन लॉ 511 GR के थे, दैट इज अमृत बहादुर रिंकू बाउंड्री कैप्टन। ही इज नो मोर 2 years बिफोर ही पास्ड अवे। सो माय एसोसिएशन, हमारी एसोसिएशन आपके साथ इस के कारण जुड़ी हुई है। और मैंने अभी जून में लास्ट टेन्योर मेरा पठानकोट में था, वहां से मैंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया है और अभी मैं यहाँ पर सीईओ के पद पर जून महीने से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अभी आगे की कार्रवाई हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले मैं आई रिक्वेस्ट माय वाइफ टू स्पीक टू यू फॉर 1 minute। सबैभन्दा पहिला म यहाँ सबै आफूजनालाई जय गौरव छ अनि मेरो नमस्कार छ सबलाई। त बोलाउनेको एउटा कारण छ कि भनी अस्ति कोही भेटरन्सहरू आउनु भएको थियो अनि उनीहरूलाई जो छ उपचार गर्दाखेरि यहाँ हस्पिटलमा धेरै असुविधाको सामना गर्नु पर्यो। अनि त्यो कारणले मैले र मेरो हस्बेन्डले यो निष्कर्ष निकाल्यो कि हामीले एउटा सानो एउटा सेमिनार जस्तो एउटा कन्फरेन्स जस्तो राखौँ, त्यहाँ तपाईँहरूसँग भेटघाट होस् अनि तपाईँहरूलाई यहाँ हस्पिटलको बारेमा जानकारी दिनुहोस्। किनभने यो जो 11 GR छ यो तपाईँहरूलाई थाहै, बाबा जो छ स्वर्गीय अमृत बहादुर लिम्बू उनको म छोरी हो अनि उनी 511 GR मा हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो कारणले यो 11 GR को म एउटा छोरी हो अनि एउटा छोरीको कर्तव्यले मलाई यो लाग्यो कि तपाईँहरूलाई मैले केही न केही तपाईँहरू पर्छ। त्यो कारणले तपाईँहरूलाई आज बोलाएको अनि तपाईँहरूलाई यो हस्पिटलको बारेमा सबै विस्तृत जानकारी यहाँ दिनुहुन्छ आज। और तपाईँहरूले एकदमै फ्रीली मेरो हस्बेन्डलाई या यहाँको कोही पनि स्टाफलाई तपाईँले कहिले पनि भेट गर्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँ हस्पिटलको सुविधाको लागि तपाईँले उस गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। और ट्रेनिंग स्टाफ की मैनेजमेंट करती है। इसके बाद मेरे पास है नर्सिंग स्टूडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल इंदिरा, रिटायर्ड। मेरे ऑपरेशन मैनेजर है दीपक बेस्ट, सन ऑफ कर्नल बेस्ट। मेरा मुद्दा है आपको मेरी टीम से अलाइन करने का। मैं चाहता हूं आप सभी सुरक्षित रहें, लेकिन आज के हालात में हेल्थ केयर की किसी को भी जरूरत पड़ सकती है। इसलिए मेरा इस सेमिनार से मेन मुद्दा है कि आप मेरी टीम के साथ भी अलाइन रहें। आप जब भी हॉस्पिटल में घुसेंगे आपने सिर्फ 11 GR बोलना है, आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर होंगे। मेन बड़ी बात जो इस पूरी प्रेजेंटेशन में बताना चाह रहा हूँ, ताकि आपको किसी चीज की डिले ना हो। आपको ट्रीटमेंट में, प्रोसीजर में अगर आप घर से चल रहे हैं, मेरी टीम से कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको डायरेक्टली वो VIP ट्रीटमेंट, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट में डाल देंगे। कैसे करेंगे वो आगे मैं समझाऊंगा, इसलिए मैं मेरे स्टाफ से भी आपको साथ साथ में अवगत करा रहा हूं। मेरे पास स्पेशलिटी, हमारे पास सारी स्पेशलिटी है। कार्डियोलॉजी, कार्डियक सर्जन, हमने अभी तक 4 महीने में 9 कार्डियक सर्जरी की है, यानी कि देहरादून के अंदर हम तीसरे हॉस्पिटल होंगे। अगर हम मैक्स से भी कंपेयर करते हैं तो मैक्स ने भी इतनी शायद दी है, उसमें ECHS, आयुष्मान सभी पेशेंट थे। कार्डियक सर्जरी एक बहुत ही क्रिटिकल सर्जरी रहती है। ऑर्थोपेडिक्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, न्यूरोसर्जरी, न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजी, जनरल सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स और नेफ्रोलॉजी, डायलिसिस भी हमारे पास है और पल्मोनोलॉजिस्ट और ENT। इसके अलावा आप जो टेस्ट है वो इस तरफ देख सकते हैं, डायग्नोस्टिक्स। इसके अलावा पैट स्कैन, मैं जब भी पेशेंट आता है तो मैं उनको कैलाश में पैट स्कैन है, वहां से हम टेस्ट करवा के हम हमारी गाड़ी में भेज के टेस्ट करवा के उसको यहीं पर ट्रीट करते हैं। अपडेट्स में मैं जाऊं
तो मैं गुरु सर आपको बता चुके हैं बैकग्राउंड। आप जब भी रिटायर्ड होते हैं, आप आपकी वाइफ, बच्चे प्राइमरी बेनिफिशियरी पीसीएचएस का कार्ड बनवाते हैं। जिन्होंने नहीं बनवाया, कोई दिक्कत है तो आप एसपीसीएचएस सेल में स्टेशन हेडक्वार्टर में संपर्क करें, रीजनल सेंटर में संपर्क करें और अपना कार्ड बनवाएं। जिनका किसी का पुराना कार्ड है उसको भी 32 से 64 में कन्वर्ट कर लें। ये बेसिक स्टेप्स है, नहीं तो उसके बगैर आप किसी भी एम्बुलेंस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट में कार्रवाई रुक जाएगी एज ए ईसीएचएस। और जैसा कि सर ने बताया था, आपकी ट्रीटमेंट कैशलेस होती है। कैशलेस यानी कि आप जब रेफरल लेके आते हैं तो उस रेफरल के अंदर जो जो चीज होती है उसके लिए एम्बुलेंस हॉस्पिटल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ एक एमओयू साइन करता है और वो बाध्य रूप होता है उसको कैशलेस ट्रीटमेंट देने के लिए। पहली दूसरी चीज कि रेगुलर पॉलिसीज के अपडेट्स आते रहते हैं, तो आपकी ट्रीटमेंट कैशलेस से मोटी बात ये है। और अभी एक लेटेस्ट पॉलिसी आई है जिसके अंदर 70 साल से ऊपर के जो पेशेंट हैं, यानी 70 साल से ऊपर के जो बेनिफिशियरी हैं, उनको रेफरल की आवश्यकता नहीं। वो चीज मैं समझाऊंगा क्योंकि कई सर्विंग ऑफिसर्स को भी वो पॉलिसी समझ में नहीं आ रही, तो ग्राउंड पे वेटरन को सफर करना पड़ रहा है। मैं मेरे स्टाफ को भी उस बारे में बार बार ब्रीफ कर रहा हूं, तो मैं उस चीज पे अभी तवज्जो दूंगा। सबसे पहले आप कोई रेफरल लेते हैं तो रेफरल पहले 1 महीने के लिए वैलिड था, अब ये रेफरल 3 महीने के लिए वैलिड है। आप कोई भी रेफरल लेंगे तो अब 3 महीने के लिए वो वैलिड है, यानी कि उस रेफरल पे आप बार बार हॉस्पिटल जा सकते हैं। कैसे? अगर उस रेफरल में आप 6 टाइम यानी कि 6 बार किसी भी कंसल्टेंट को दिखा सकते हैं। कंसल्टेंट जब मैं बोल रहा हूं यानी कि कार्डियोलॉजिस्ट, मेडिसिन, गायनेकोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट, इसकी बात कर रहा हूं। सबसे पहले अगर आपको पॉलीक्लिनिक ने एक रेफरल दिया है कार्डियोलॉजी का, यानी कि आप दिल की बीमारी के लिए आए हैं और डॉक्टर यहाँ जब आपको देख रहा है तो उसको लग रहा है कि आपको लंग्स की चेकअप की जरूरत है, तो वो हमारे पर्चे पर जब लिखेगा पल्मोनोलॉजी, तो आप वहां से दूसरे फेफड़ों के डॉक्टर्स को या हड्डियों के डॉक्टर्स को, 2 डॉक्टर्स को और दिखा पाएंगे। उसके लिए आपको फिर से रेफरल लेने जाने की या लाने की जरूरत नहीं है। पहली चीज ये चीज जो मैं बता रहा हूं ये सभी के लिए लागू है, चाहे 70 साल से नीचे हो या 70 साल से ऊपर। आप एक रेफरल लेके आए हैं, उसके लिए एक रेफरल के ऊपर 3 डॉक्टर्स को आप दिखा सकते हैं और उनको आप 3 महीने में फिर से रिपीट कर सकते हैं, यानी कि 6 बार। एक प्राइमरी हो गया, 2 सेकेंडरी हो गया। और हाइपरटेंशन और कार्डियक इनका रेफरल 6 महीने या 180 डेज के लिए वैलिड है, समझिएगा। बाकी रेफरल 3 महीने के लिए था, ये रेफरल 6 महीने के लिए है। और उसके ऊपर अगर ऑन्को के लिए यानी कि कैंसर के लिए अगर आपको कुछ सेक्शंस लिखे हैं तो वो पॉलीक्लिनिक का डॉक्टर सेशंस उस पे लिखेगा, उतने ही सेशंस आपको दिए जाएंगे। 70 इयर्स एंड अबव के लिए गवर्नमेंट ने पहले 75 साल के लिए लागू था, अब वो 75 से हटा के 70 पे ले आया। 70 साल और 70 साल से ऊपर वाले, समझिएगा, वेटरन्स अबव 70 इयर्स, अगर आप 70 साल में एक दिन भी कम है तो आपको रेफरल लाना पड़ेगा। ये चीज समझिएगा। वेटरन्स के बाद नीचे आते हैं, मेरे फ्रंट ऑफिस में थोड़ा सा आर्गुमेंट हो जाती है कि मुझे पॉलिसी में लागू है, लेकिन 70 साल क्रॉस होना चाहिए, पहली चीज, क्योंकि वो डेट ऑफ बर्थ आपके आधार से कैलकुलेट करेंगे या ईसीएचएस कार्ड से। आपको कोई भी रेफरल की जरूरत नहीं है, कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, और आप इन्वेस्टिगेशन, अगर आप इमरजेंसी में आते हैं तो कोई इन्वेस्टिगेशन या कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। नॉन इमरजेंसी में आते हैं तो आपको जो भी अनलिस्टेड प्रोसीजर नहीं है उसके लिए आपको कंसल्टेशंस और टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए जाएंगे। पहले इसके अंदर कैप था कि 3000 तक के टेस्ट हो सकते हैं, अब वो कैप हटा दिया गया है, यानी कि आप आए और आपके मैंने सीटी करना है, एमआरआई करना है, तो वो एक टेस्ट ही 6000 का होता है, 5000 का होता है, तो वो हो सकते हैं। लिस्टेड प्रोसीजर में कोई स्टेप्स नहीं चाहिए, कुछ अनलिस्टेड प्रोसीजर हैं, उसके लिए आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए रेफरल रिक्वायर्ड होता है अनलिस्टेड प्रोसीजर के लिए। अगर आप इमरजेंसी में हैं तो नहीं चाहिए। अब मैं आता हूं कि अगर आपको किसी स्पेशलिस्ट एम्बुलेंस
हॉस्पिटल आप आते हैं तो कोई भी रेफरल नहीं चाहिए, यानी कि सीटी एमआरआई इन्वेस्टिगेशन अबाउट 3000 जो 70 साल से ऊपर हैं उनके लिए एग्जम्पशन हटा दिया है, लेकिन जो 70 साल से नीचे हैं वो रेफरल लेके आए हैं और उसमें लिखा है इन्वेस्टिगेशन एज एडवाइस, टेस्ट एज एडवाइस, तभी हम उनके टेस्ट करते हैं। अगर वो नहीं लिखा तो हमें 70 साल से नीचे के पेशेंट को वापस भेजना पड़ता है। डिस्चार्ज होते हैं तो 2000 रुपए तक की एक हफ्ते की मेडिसिन हॉस्पिटल देता है। बैलेंस मेडिसिन हम आपकी डिस्चार्ज समरी में लिख के देते हैं, वो आप पॉलीक्लिनिक से कलेक्ट करते हैं। जब पॉलीक्लिनिक आपको होता है उनके पास अवेलेबल नहीं है तो आप मार्केट से खरीद के उनको अपना क्लेम दे सकते हैं। ये प्रोसीजर आप थोड़ा सा ध्यान लीजिएगा। कई बार वेटरन हॉस्पिटल से ना लेके बाहर से खरीद के चले जाते हैं और फिर वो बिल हमारे पास आता है, तो उसका पैसा आपको गवर्नमेंट रिइंबर्स नहीं करेगी। डिस्चार्ज के टाइम पे आपको यहाँ से दिया जाएगा एक हफ्ते का। कोई भी एडमिशन प्राइवेट हॉस्पिटल में लेना है तो डॉक्टर साहब का भेट्दाखेरि कहाँको डॉक्टर साहब इसिएचएल को डॉक्टर साहबलाई भेट्नु जाँदाखेरि एउटा प्रब्लम आउँछ कि तपाईले रेफरल पाउँदैन। त्यो कुराहरू त्यो डॉक्टर साहबलाई कसरी प्रोजेक्ट गर्ने तपाईले, त्यहाँदेखि त्यो अनुसार फलोअप गरेर मेडिकलको लागि फलोअप गर्ने, त्यहाँदेखि रेफरल भएर फेरि यहाँ आउने, त्यस्तो कुराहरू तपाईले सोच्ने र प्रिकसनरी। तपाईलाई एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु। फौजमा हामी हर साल एनुअल मेडिकल इन्स्पेक्सन हुन्छ, हो कि होइन? तपाईँ मान्छ नि यो कुरा, त्यही सम्झिनुहोस्। एनुअल मेडिकलको लागि तपाईले आफैलाई कसरी मेन्टेन राख्ने त्यो कुराहरू यो डॉक्टर साहबले अहिले बताउनुहुन्छ। अब जो मान्छे ठीक छ, हेल्थ ठिकठाक छ, उपचार चाहिँ मेजरमेन्ट हो कि हर सालमा तपाईले के गर्नुपर्छ त्यो कुराहरू बताउनुहुन्छ। यो तपाईले नोट गर्नु र त्यसलाई फलोअप गर्नु आफ्नो डेली रुटिन लाइफमा। त्यसको बादमा नेक्स्ट छ इसिएचएस को कुराहरू। इसिएचएस हाम्रोमा धेरै मान्छेहरू यस्तो छ कि इसिएचएस को बारेमा पोलिसी मेटर्सहरू थाहा छ, कतिलाई आधा अधुरो थाहा छ। आधा अधुरो थाहा हुने मान्छे या सबैलाई थाहा छ त्यो मान्छे पनि एम्पेनल हस्पिटल खोज्दै जान्छ र एम्पेनल हस्पिटलमा जाँदाखेरि उसले प्रब्लमहरू फेस गर्छ। किन रेफरल छैन भने एम्पेनल हस्पिटलले पनि तपाईलाई ट्रिटमेन्ट दिँदैन। अब ट्रिटमेन्ट लिनुको लागि रेफरल लिनुको लागि कसरी आउने हो, त्यसमा एउटा कुरा छ। पहिला कुरा तपाईँ मेम्बर हुनु पर्यो। अब अहिले साहबहरूले जो इसिएचएस को बेनिफिटको बारेमा बताउँछ, तपाईले उहाँलाई यो नसोच्नुहोस् कि म मेम्बर कसरी बन्ने हो, त्यो कुरा गर्ने छैन। साहबले इसिएचएस मेम्बर बनेको बादमा एम्पेनल हस्पिटलमा आएपछि त्यसको बेनिफिट के छ, कसरी एम्पेनल हस्पिटलले तपाईलाई ट्रिटमेन्ट दिन्छ त्यो बताउनुहुन्छ। र त्यसकारणले रेफरल दिनुको लागि अब तपाईले अब जस्तो हामी नर्मल इन्फेन्ट्रीको मान्छेले कुराहरू बताउँदा अलि विश्वास गर्दैन। जस्तो कि एम्पेनल हस्पिटलमा आउनुलाई रेफरल ल्याउनु पर्छ भन्छ हैन। कि त हस्पिटलमा तपाईले देखेको छ होला, सरी इसिएचएस पोलिक्लिनिकमा अगर त्यहाँ के अरे त्यो नोटिस बोर्डमा लागेको छ कि इमर्जेन्सीमा तपाईँ कहीँ पनि जानु सक्छ भनेर। अब इमर्जेन्सीको कन्डिसनहरू छ, त्यो कन्डिसन लगभग 10-12 वटा छ, त्यो साहबले अहिले कभर गर्नुहुन्छ। त्यो कन्डिसनमा तपाईँ सिधै एम्पेनल या नन एम्पेनल हस्पिटलमा जानु सक्नुहुन्छ। अब एम्पेनलमा गएपछि एम्पेनल हस्पिटलमा गएपछि सबभन्दा पहिला कुरा तपाईले यो याद गर्ने हो, तपाईँ एज ए इसिएचएस मेम्बर कार्ड देखाएर एम्पेनल हस्पिटल नन एम्पेनल कहीँ पनि जानुहुन्छ भने तपाईको मनमा यो हुनुपर्छ, तपाईको विशेष तपाईको परिवारलाई यो थाहा हुनुपर्छ कि म अगर एज ए मेम्बर त्यहाँ एडमिट भएको छु, रेफरल भएको छु भने मलाई एक पैसा पनि दिने उ छैन। हस्पिटलको ट्रिटमेन्टको लागि एक पैसा पनि मसित नमागोस्, त्यो तपाईको मनमा हुनुपर्छ। तर धेरै कारणले अन्जानमा मान्छेले रेफरल हस्पिटलमा गएर पनि
पैसा दीजिए ट्रीटमेंट उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। सबसे पहले तो मैं सभी से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैंने तकरीबन 80 की सीटिंग ली थी, पर मैं बहुत आभारी हूँ सभी का भी तकरीबन 100 लोग आ चुके हैं और सीटिंग थोड़ी सी कंजस्टेड है, तो सभी बुजुर्गों से और वेटरन से, नींद नारियों से और अमीर माताओं से मैं क्षमा चाहूँगा इसके लिए। थोड़ा सा कंजस्टेड स्पेस हो चुका है। अभी मैं आगे बढ़ूँगा। सबसे पहले हॉस्पिटल के बारे में मैं बताना चाहूँगा। वेलवेट हॉस्पिटल यहाँ पर 2018 में बनाया गया था। सबसे पहले डॉक्टर चेतन भारत हार्ट इंस्टीट्यूट, एक बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, वो उत्तराखंड के सबसे पुराने कार्डियोलॉजिस्ट को उन्होंने बनाया था और तब से वो ऑपरेशन था। 2020 से वो एम्पेनल हो रखा था। मई 2024 में इसको इंडस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल ने खरीदा है और ये इंडस ग्रुप की टोटल 10 हॉस्पिटल की चेन है। उनके 7-8 हॉस्पिटल चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली में है, एक साउथ अफ्रीका बोत्सवाना में है और ये 10वां हॉस्पिटल है यहाँ पर। इस हॉस्पिटल के अंदर 140 बेडेड है। अभी फिलहाल हमने 60 बेड को ऑपरेशनल कर रखा है। हम उससे धीरे धीरे करके कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। जैसे भी फौजी लोग हैं वो समझ सकते हैं कि एकदम से हम कोई बटालियन जाती है तो सीधे 6 कंपनी डिप्लॉयमेंट नहीं करती, पहले 1-2 ऐसे करके बढ़ाते हैं। उस हिसाब से बेड कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं और हम ECHS, CGHS, CAPF, PSUs, SGHS उन सभी के साथ एम्पेनल्ड हैं और हमारे पास तकरीबन 17 अलग अलग स्पेशलिटी हैं। कौन सी है मैं अलग से आपको दिखाऊंगा। मेरी मैनेजमेंट में सबसे पहले मेरे को आप बता चुका हूँ। उसके बाद है प्रकाश सिंह रावत, बिजनेस डेवलपमेंट। आई विल रिक्वेस्ट टू राइज प्रकाश सिंह रावत, ये बॉडी से हैं और ये पूरी बिजनेस डेवलपमेंट ECHS की टीम इनके नीचे काम करती हैं। मेरी डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट है जो पूरा क्लिनिकल अरेंजमेंट देखती हैं। मेरे पास हैं डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट दिव्या शाही। मेरे हॉस्पिटल ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं ताकि मैं सभी वेटरन्स जो यहाँ रहते हैं उनकी प्रॉब्लम्स कम कर सकूं। कम मैं जब बोलना चाह रहा हूँ, मैं आपकी बीमारियां कम नहीं कर सकता, करेक्ट। आप रेफरल लेके आएंगे, उसी पे मैंने कैशलेस ट्रीटमेंट देनी है तो उसमें मेरा कोई योगदान नहीं हो सकता। तो मैं 2 चीजें कर सकता हूँ कि जब आप इधर आ रहे हैं तो एक ईज ऑफ सर्विसेज, कोई दिक्कत ना आए हॉस्पिटल में एंटर होने के बाद, क्योंकि रूल्स चेंज होते रहते हैं। वेटरन्स को नहीं पता, हम सारे फौजी हैं, मेरे को खुद समझने में टाइम लगता है पॉलिसीज जब आती है। तो इसलिए मैंने कुछ स्टेप्स लिए हैं मेरी मैनेजमेंट ने, मेरे हॉस्पिटल से। सबसे पहले मैंने एक वेटरन फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हॉस्पिटल्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव और मेडिकल स्टाफ में वेटरन्स को रिक्रूट किया है। मेरे राउंड द क्लॉक आर्मी के 3 JCOs, अभी उनके नाम आएंगे, नंबर्स भी आएंगे, उनके नंबर्स भी आपके साथ अभी मेरी टीम शेयर करना शुरू करेगी। वो नंबर्स कार्ड्स आप रखिएगा, उसमें सभी के नंबर्स हैं इमरजेंसी के लिए, ताकि वो हर ECHS बेनिफिशियरी से मिलते हैं, पेशेंट से, मेरे बिहाफ पे। और क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, राउंड द क्लॉक एक JCO ड्यूटी पे रहते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी में सुपरवाइजर्स लगा रखे हैं, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट मैंने मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज से लगा रखी है, ताकि एक वेटरन को थोड़ा सा कंफर्ट जोन रहता है फौजी के साथ। और कुछ नहीं, ट्रीटमेंट मेरे कंसल्टेंट ने करनी है। तो वेटरन फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि एक फौजी को प्रॉब्लम कम आए, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने एक्स सर्विसमैन लीग के साथ एक MOU साइन किया है। ये बहुत बड़ा कदम है, इसको समझिएगा। कुछ वेटरन्स के डिपेंडेंट नॉन डिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी कि आपका बेटा बेटी 25 साल से ऊपर हो गए, आपकी माताजी पिताजी सरकारी नौकरी में थे, इसलिए उनको ECHS कार्ड लागू नहीं है। जैसे कि मेरे पिताजी पुलिस में SP थे, मेरी माताजी को ECHS कार्ड लागू नहीं क्योंकि उनका पेंशन आता है, तो वो नॉन डिपेंडेंट हो गए किसी के कारणवश। सो मेरा हॉस्पिटल कभी भी कोई भी वेटरन का नॉन डिपेंडेंट उनके साथ आएगा तो हम उसको ECHS रेट्स पे ट्रीट करेंगे। आप समझिएगा इस पॉलिसी को। सरकार क्या कर रही है, मैं अपने पद में क्या कर सकता हूं, तो ये हमने किया है मेरे पद में। हम हर बार बोलते हैं कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ये करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट ये करते हैं, GOC साहब ये करते हैं। मैं अपने क्षेत्र में क्या कर सकता हूं एज अ सिटीजन, एज मैं जिस पोस्ट पे बैठा हूं
मेरा ये स्टेप है। अब कोई भी वेटरन का नॉन डिपेंडेंट आएगा तो उसको हम ओपीडी और आईपीडी में ईसीएचएस रेट्स पे ट्रीट करेंगे। 3 चीज करनी पड़ेगी। सर्विंग सोल्जर के लिए क्या है, क्योंकि उत्तराखंड वीरों की भूमि है, सैन्य बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत सारी रेजिमेंट्स के जवान रहते हैं जो अलग अलग रेजिमेंट में सर्व करते हैं, वो छुट्टियां हैं, एमएच किसी कारणवश नहीं जाना चाहते, तो उनके डिपेंडेंट्स यानी कि उनको सर्विस हॉस्पिटल तो लागू ही है, लेकिन नॉन डिपेंडेंट्स माता पिताजी उनको वो लाना चाहते हैं, तो उनको भी आई कार्ड दिखाने पर अपने आप ईसीएचएस रेट्स पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। जब मैं ईसीएचएस बोल रहा हूँ तो आप समझिएगा, अगर अभी आपको मैं कोई टेस्ट करवाता हूँ, उस टेस्ट का बिल 14,000 आ रहा है, जैसे आपका वेटरन का मैं ईसीएचएस सर्वर पे सिलेक्ट करता हूँ, वो 14,000 का बिल कट के सीधा 8,000 पे आ जाता है। हाफ 60%, 50% या 40% कट हो जाती है उसमें से, तो इससे नीचे कुछ नहीं। इसलिए मैंने क्योंकि कोई फौजी मेरी जान पहचान का हो, मेरी रेजिमेंट का हो, इसलिए नहीं, वो फौजी है इसलिए वो नीचे कार्ड दिखाए और उसका ऑटो सिस्टम आ जाए, मुझे कांटेक्ट करने की या किसी का कॉल की जरूरत नहीं, पर आपको ये डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। ऑफिसर्स की वाइफ है, मेरे पास नर्सिंग सुप्रिंटेंडेंट कर्नल इंदिरा है, मेरे पास पीडी जेसीओस आर्मी के 3 हैं, ऑनरी कैप्टन महेश चंद्र साहब, तीनों जेसीओस एएमसीस हैं, वो राउंड द क्लॉक ड्यूटी पे रहते हैं। उनको रखने के 3 कारण हैं। आप लोगों को फौजियों को पता होगा, फौज में एक सीएमपी यूनिट होती है जो जीओसी के नीचे काम करती है, मिलिट्री पुलिस, तो वो मेरी उस तरीके से काम करते हैं, हर चीज की रिपोर्टिंग डायरेक्टली है मेरे को और डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट को, तो वो क्लिनिकली भी चेक करते हैं, कंसल्टेंट को कुछ बताना है वो भी रहते हैं, राउंड द क्लॉक 8 आवर्स। तो आप दिन में आएंगे तो आपको छेत्री साहब मिलेंगे ड्यूटी पर 9 से 8 तक, ऑल्टरनेट नाइट्स त्यागी साहब और महेश साहब आपको ड्यूटी पे मिलेंगे। इसके अलावा मेरे 3 सुपरवाइजर्स हैं, वो भी आपको मिलेंगे। मैं अभी सबसे आपको टी ब्रेक में अरेंजमेंट आपको अवगत कराऊंगा। मेरे बीए खुद इसलिए साहब भी अवेलेबल रहते हैं, राउंड पे रहते हैं, ताकि कहीं से भी इनपुट मेरे पास आना चाहिए या मेरी टीम के पास पहुंचना चाहिए। मेंटेनेंस में एयरफोर्स रिटायर्ड एंड इंडियन नेवी के सिक्योरिटी सुपरवाइजर्स 3 सूबेदार हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स गढ़वाल से हैं। मैंने और भी डिमांड्स की हैं सीएसओस के लिए और आगे के लिए, जैसे जैसे वैकेंसी मेरे पास होगी। अब कुछ फैसिलिटीज जो मैं दे रहा हूं, मेरी टीम ने ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक देहरादून के अंदर सैंपल कलेक्शन सेंटर लगा रखा है 70 इयर्स एंड अबव। पहली चीज, ताकि आपको मेरे हॉस्पिटल ना आना पड़े, तो उसका एक आप लाभ उठा सकते हैं। दूसरी चीज कि आप जब होम ब्लड सैंपल कलेक्शन करना है तो 70 इयर्स अबव या कोई भी वेटरन है विद इन 5 किलोमीटर ऑफ रेडियस, मैक्सिमम 7-8 किलोमीटर की रेडियस में है, तो हम जाके होम कलेक्शन सैंपल कर लेते हैं। मेरी टीम चली जाती है घर पर, आपने सिर्फ जो मैंने आपको आगे पीडी जेसीओस का कांटेक्ट दिया था उनसे संपर्क में रहेंगे, तो आपका ये काम इजी हो जाएगा, ताकि आपको आने की जरूरत नहीं। किसी भी वेटरन को आपको हमारे अस्पताल में इमरजेंसी पड़ी है या रेफरल लिया है, वो रेफरल वैलिड है और आपको आना है, एडमिट होना है, तो हम इमरजेंसी के लिए फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज हैं। फ्री आप कहीं से भी उठाएंगे, यहाँ से नहीं है रायवाला, कहीं भी विकास नगर, मेरी एम्बुलेंस जाके पिकअप करके लगेगी। क्लियर है? तो ये चीज आप नोट करिएगा, ये स्टेप्स मेरी टीम ने लिए हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर द बॉडी पेशेंट्स आपने नोट करने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट आपको अभी मेरी टीम इंडिविजुअल देगी, इसको आप कृपा करके संभाल के रखें। और बाकी वेटरन्स आप 100 लोग हैं, लेकिन ग्राउंड पे 11 जीआर के बहुत सारे वेटरन्स हैं, तो मेरी टीम सभी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर रही है। इमरजेंसी का नंबर ये वाला है जो परमानेंट हॉस्पिटल का है। उसके बाद मैनेजर ऑन ड्यूटी, ये हॉस्पिटल का पे रहते हैं, उनके पास रहता है। और ये मेरे पेशेंट एक्सपीरियंस डिपार्टमेंट के जेसीओज हैं, इसमें से 2 नाइट जेसीओज हैं, कैदी साहब और महेश साहब, ये दिन में रहते हैं। तो यही सरकारी फोन इनके पास रहेगा, प्लस उनके पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं दे रहा हूँ, क्योंकि कभी आप कॉल करें कोई उठा नहीं रहा तो दूसरा उठा सकता है। जैसे आप किसी को इमरजेंसी में ला रहे हैं तो फटाक से आपका ईसीएचएस कार्ड मांग लेंगे व्हाट्सएप पे, आप आएंगे उससे पहले कार्ड की एक्टिवेशन चेक कर ली जाएगी। इमरजेंसी में पहुंचेंगे पहले टीम वहां रेडी होगी। क्लियर है? आप रेफरल लेके आ रहे हैं, मैं ये टीम क्यों दिखा रहा हूं? आपने रेफरल लिया, आपको ट्रीटमेंट कराना है, आप वहां से मेरी टीम को रेफरल भेज दीजिए।
साहब को कॉल करिए। अब साहब आपको बता देंगे सर आज ये सर्जन छुट्टी पर है, पहली चीज। अब आप इतनी दूर से आए हैं, आपको वापस भी जाना पड़ेगा। दूसरी चीज, वो आपको पहले से अवगत करा देंगे कि आप 12 बजे के बाद आइए, 2 बजे के बाद आइए, क्योंकि सर्जरी चल रही है। जैसे आपको कार्डियक सर्जन को दिखाना है, अब कार्डियक सर्जरी, एक सर्जरी 12 घंटे चलती है, तो वो आपको बता देंगे सर आप 4 बजे आइए या कल आइए, ताकि आपको आने जाने का वो नहीं होगा। और रेफरल में कोई चीज, ये जो भी इंट्रोडक्शन था हॉस्पिटल के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, ये यहाँ पर समाप्त होता है। अभी 15-15 मिनट की मैंने एक हेड टॉक रखी है मेरे कंसल्टेंट्स के द्वारा। उस पे उसी जैसे ही कंसल्टेंट का लेक्चर खत्म होता है, आपकी कोई क्वेरी है आप तुरंत खड़े होकर पूछ सकते हैं। और इस पूरे लेक्चर में जो मैंने अभी बातचीत की, कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप अभी एड्रेस कर सकते हैं। किसी का कोई डाउट, सवाल सर? ओके, थैंक यू। नाउ I will request Dr. Ketan to take on the head talk on the emergency medicine. Sir. केतन आनंद इमरजेंसी का है। मैंने डिप्लोमा इमरजेंसी, मैंने एमबीबीएस अपनी कर्नाटका जेएसएस मेडिकल कॉलेज से किया है और डिप्लोमा इमरजेंसी मेडिसिन आरटीवीएस हॉस्पिटल दिल्ली गुड़गांव बावन सेक्टर से। पिछले ऑलमोस्ट 10 साल से मैं हेल्थ सर्विसेज में काम कर रहा हूँ और अभी इंडस ग्रुप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे जो हमारे बीच में सबसे कॉमन एक दिक्कत या डिजीज हम जिसे बोले डायबिटीज की। यहाँ पे जितने भी लोग हैं मुझे लगता है उनमें से काफ़ी लोगों को डायबिटीज की दिक्कत होगी। उनके सवाल होंगे कि कितनी होती है, कैसे हो सकती है, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। कईयों का रहता है कि दवाई खानी है, नहीं खानी है, खाने के बाद आदत पड़ जाती है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो आज हम इस बारे में थोड़ा बात करेंगे और प्रेजेंटेशन के बाद किसी का अगर कोई डाउट रहे तो आप कभी भी कुछ भी मुझसे कभी बीच में रोक के पूछ सकते हो। डायबिटीज होती क्या है? हिंदी में इसे मधुमेह की बीमारी बोलते हैं। एज रिलेटेड एक फैक्टर है, हेरिडिटरी है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको अगर डायबिटीज नया भी अगर होता है, सबसे पहले डॉक्टर आपसे ये भी पूछता है कि क्या आपके घर में और किसी को था, आपकी मम्मी को, आपके पिताजी को। बहुत बार आपके डॉक्टर ने आपसे पूछा होगा। तो ये एक हेरिडिटरी थिंग रहता है। अब हम बात करेंगे, ये क्रॉनिक कंडीशन है बेसिकली। क्रॉनिक का मतलब रहता है कि लंबे समय से होने वाली चीज। एक चीज होती है जो आपको तुरंत हो गई, मतलब कल आपको नहीं था लेकिन आज है। लेकिन डायबिटीज एक ऐसी चीज होती है जिसको होने में समय लगता है। ये क्रॉनिक लंबे समय तक आपके शरीर में चलती रहती है और उसके बाद डायबिटीज आपको अटैक करता है। तो किसी को भी डायबिटीज ऐसे नहीं होगा कि कल नहीं था और आज हो गया और आज नहीं था तो कल हो गया। कभी भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे डायबिटीज चेक कराने, तो वो हमेशा आपके कुछ ऐसे टेस्ट भी कराता है जो हम आगे जब आएंगे मैं बताऊंगा आपको। उन टेस्ट के जरिए हम चेक करते हैं कि पिछले 3 महीने में आपकी शुगर की मात्रा शरीर में कितनी चल रही थी, जिसके कारण हम भी डिसाइड करते हैं कि क्या शुगर है या नहीं है, क्या डायबिटीज है या नहीं है। तो डायबिटीज एक क्रॉनिक कंडीशन है जो यूजुअली मोटापे के साथ ज्यादा आती है। ये आप नोट करेंगे, जितने भी लोगों का वजन नॉर्मल दर से थोड़ा ज्यादा रहता है, पतले लोगों के मुताबिक उनमें थोड़ा सा डायबिटीज होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हमारी दिनचर्या की जो चीजें हैं उनको हमने किस तरह से सही करना है, सुधारना है। हमारे खाने पीने की आदतें, हमारी रहने की आदतें। हम आजकल की जो सबकी लाइफ है वो एकदम बस सोफे में बैठी हुई लाइफ है, चलता बहुत कम है। ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। इन 3-4 चीजों के बारे में हम आज जानेंगे। आपके घर में हम पूछते हैं आपकी माता जी को, आपके पिताजी को या नानी जी को, इस तरह के सवाल पूछते हैं। तो फैमिली हिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट चीज है क्योंकि हेरिडिटरी रहती है। दूसरा, मोटापे के कारण 65 साल की उम्र के बाद डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। स्ट्रेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। साथ में कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो तेल वगैरह बॉडी में जो तेल में ज्यादा खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा बढ़ जाता है। जिनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है उनके अंदर डायबिटीज होने के चांसेस और हार्ट के डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन्स में भी डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल वुमेन।
इनएक्टिविटी जो रहते हैं, मतलब एक्टिविटी नहीं करना, चलना फिरना कम, बैठे बैठे सारे काम करना, इन सब चीजों की वजह से डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा हैं। कुछ मेडिकेशन जो हैं, जैसे हम कुछ और बीमारियां रहती हैं हमारी किडनी की, टांगों से रिलेटेड, हड्डियों की, मांसपेशियों की, कुछ दवाइयां होती हैं, बहुत कम, बहुत ऐसे बहुत ज्यादा नहीं है, बट कुछ दवाइयां हैं जिनके कारण डायबिटीज होने के चांसेस हो सकते हैं। कि जो मैंने पहले भी बोला है, अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो 1/3 ओबेसिटी, मोटापा एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है डायबिटीज होने का। फिर आते हैं तो हम मेडिसिन के साथ साथ उनको उनके लाइफस्टाइल को भी इम्प्रूव करने के लिए सजेशन जरूर देते हैं। अब कुछ फैक्ट्स हम अगर बात करेंगे, नॉर्मल बीएमआई बेसिकली हमारा बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स होता है। ये हमारे शरीर का एक मतलब समझ लीजिए कि एक फॉर्मूला लगा के डॉक्टर्स ने रिजल्ट की जो चीज निकाली है, जिसके अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि पेशेंट हेल्दी है, ओके है या अनहेल्दी है और मोटा है। तो अगर 19.5 के अंदर हमारा वैल्यू रहता है तो वो हमारा अच्छा वैल्यू है, हेल्दी वैल्यू है। 19.5 से 23.5 तक रहता है, 24.5 तक, तो हम नॉर्मल कैटेगरी से थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं, और 24.5 से ऊपर आ जाते हैं तो हम ओबेसिटी में आ जाते हैं। उससे पैंक्रियाज खराब हो गया, प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा, ठीक है। हार्ट अटैक जैसे हम बोलते हैं, डायबिटीज की वजह से बेबुरे करता है, और ये बात नहीं होती कि जो रसगुल्ले ज्यादा खाता है वो मोटा हो जाता है, या जो बर्फी ज्यादा खाता है वो मोटा हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। अब स्ट्रेस जो है, बेसिकली हम पूछते हैं आपको स्ट्रेस है, स्ट्रेस के कारण डायबिटीज होता है, तो स्ट्रेस डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करता है। वही बात आ जाती है, स्ट्रेस हम लेते हैं तो वो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, बॉडी के ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगा तो अल्टीमेटली हमारा इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इस वजह से हम स्ट्रेस को भी एक फैक्टर लेके चलते हैं कि स्ट्रेस जितना ज्यादा लिया जाता है उतना हमारी बॉडी में इंसुलिन का गड़बड़ ज्यादा होता है और हम डायबिटीज के लिए बढ़ जाते हैं। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम बीमार किसी और वजह से हुए थे, हम हॉस्पिटलाइज थे 10-15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, तो मेजर जो बेसिक चीज है वो इतनी ही है, दो ही चीजें हैं, या तो इंसुलिन हमारा बन नहीं रहा या ऑर्गन ही हमारा गड़बड़ हो गया। जब हमारा लेट्स सपोज कि कोई हमारा एक्सीडेंट हो गया और हम 25 दिन 30 दिन के हॉस्पिटल में एडमिट थे, उस कारण हमारी बॉडी के फंक्शन बहुत सारे कम हो जाते हैं। हमारे ऑर्गन्स बॉडी के बहुत जो नॉर्मल चलती हुई जिंदगी के अंदर जो चल रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी के ऑर्गन्स काम करने की क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण हमारी बॉडी में वैसे डायबिटीज होने के चांसेस, फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। अब हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहले लाइफस्टाइल के अंदर हम क्या-क्या चेंजेस कर सकते हैं। एक्सरसाइज, जो बोलते सभी हैं करता कोई नहीं है, जो सब सोचते हैं रोज सुबह कि हम रोज सुबह उठेंगे, होता कोई नहीं है। तो एक्सरसाइज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें करना चाहिए, जो माइल्ड, मॉडरेट, इंटेंस अकॉर्डिंग टू द बॉडी हम कर सकते हैं। उम्र के हिसाब से 22 साल का लड़का अपने हिसाब से कर सकता है, 50 का अपने, और 65-70 के अपने। आर्मी बैकग्राउंड से है तो आप लोगों के अंदर थोड़ा रेस्ट ज़्यादा रहता है, तो आप लोग 50 में भी उतना अच्छा एक्सरसाइज कर सकते हैं, मुझे लगता है ऐसा। बट शायद करता कोई नहीं होगा, कोई करता है एक्सरसाइज। सारी फीमेल्स की आवाज आ रही है, तो लग रहती है आईटी नहीं करते। वो बोल रहे हैं कि हम ऑलरेडी एक्सरसाइज, माइल्ड मॉडरेट कार्डियक एक्सरसाइज, छोटी मोटी एक्सरसाइज, वॉकिंग हो गई, थोड़ी सी जॉगिंग हो गई, थोड़ा सा जंपिंग हो गया, थोड़ी स्ट्रेचिंग होगी। कार्डियक एक्सरसाइज नॉर्मल, आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जिम नहीं जाएंगे तो आप हेल्दी नहीं रह सकते। 10 से 15 मिनट अगर नॉर्मल एक्सरसाइज की आप दे देते हैं अपने आप को, तो शुड बी मोर देन इनफ, जिससे आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म चालू रह सकता है। अगर हम 5 मिनट खुल के हंस भी लेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन वो करना डेली है। ये नहीं कि आप 2 दिन करेंगे और उसके बाद छुट्टी, क्योंकि कोई फायदा नहीं है उस चीज का। ठीक है, तो नॉर्मल एक्सरसाइज, डेली कार्डियक एक्सरसाइजेस, छोटा वॉकिंग, डेली वॉकिंग कर लें, थोड़ा सा जॉगिंग कर लें, थोड़ी एक्सरसाइज, जंपिंग, स्ट्रेचिंग, जो आप लोगों को पीटी में सिखाया गया होगा।
अगर वो पीटी भी अगर कर लेंगे आज भी हम 15-20 मिनट, तो आई थिंक वी शुड बी मोर देन इनफ एट दिस एज। इस उम्र में मेरे ख्याल से उतना बहुत हो जाएगा। वेट को हम थोड़ा कम करें, अगर हम कार्डियक एक्सरसाइजेस, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस रहती है, उससे हमारे बीपी को कम करता है। हमारी बॉडी में जो लिपिड्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की वजह से लिपिड्स हमारी बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं, उनको इम्प्रूव करता है। ब्लड शुगर को इम्प्रूव करता है। एक्सरसाइजेस डिक्रीज appears to decrease insulin resistance by activating glucose transporter। ये बॉडी का एक मैकेनिज्म है जिस तरह से इंसुलिन काम करता है, उसको किस तरह से बेटर करता है एक्सरसाइज, वो है। और बेसिकली हमारी डाइट, हमें जिस तरह से हम डाइट ले रहे हैं, रोज पूरी आलू ना खाएं, वो चीज़ें ना करें। बेसिक डाइट, प्रोटीन नॉर्मल डाइट रखें, थोड़ा फास्टिंग रखें बीच में, उस हिसाब से हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक से हो सकता है। टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस, जैसे मैंने कहा, मॉडरेट एक्सरसाइजेस के अंदर हम वॉकिंग कर सकते हैं। ब्रिस्क वॉकिंग मतलब तेज तेज चलना, साइकिलिंग, थोड़ा सा पहाड़ पे हल्का फुल्का चढ़ के आना, गार्डनिंग, वेट लिफ्टिंग बहुत मामूली सी। विगरस के अंदर जॉगिंग हो गई, साइकिलिंग का शौक होता है लोगों को, स्विमिंग का शौक होता है लोगों को, वो सब चीजें। ये नहीं बोल रहा कि आप छोड़ दें, क्योंकि मुझे पता है इट्स डिफिकल्ट टू लीव, बट अगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, अगर आप दिन में 5 ले रहे हैं तो उसको 2 कर दें, 10 ले रहे हैं तो 4 कर दें, धीरे धीरे कम करने की कोशिश करें, क्योंकि मेरे को पता है 0 टू पॉसिबल एक दिन तो इंसुलिन का हमारा एक्शन जो है वो डिक्रीज होता है, और टबैको के कारण हमारा इंसुलिन का एक्शन डिक्रीज होता है, और जिससे हमारा डायबिटीज होता है। अब 25% बेसिकली पीपल जो है न्यूली डायग्नोस्ड में हमें मिलते हैं डायबिटीज से, मैक्सिमम स्मोकर्स होते हैं। जितने भी डायबिटीज नॉर्मल हमें मिलते हैं वो मैक्सिमम स्मोकर्स होते ही हैं। 25% है, बट ज़्यादा ही मिलते हैं हमें। अब बहुत सारी इसमें रेजिमेंट्स भी हैं। अगर स्मोकिंग क्विट कर, उनके परिवारजन, मेरे मित्रगण और लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सबको वेलकम हॉस्पिटल और न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट की तरफ से एक वार्म वेलकम है। मैं बहुत खुश नसीबी की बात है कि मैं गुरु की नगरी में जन्म हुआ, मेरा अमृतसर से हूँ, और मैं पिछले 5 साल से देवनगरी में हूँ। पिछले 3-4 साल से मैं हरिद्वार से हूँ, और मुझे देहरादून में आने का मौका मिला। इस सर्जरी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिसमें मैंने 1000 के आसपास दिमाग के और रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन किया। इस आप लोगों ने समय निकाला। मैं इस समय में आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताना जा रहा हूँ, क्योंकि जब हम दिमाग की सर्जरी के बारे में सुनते हैं तो हमारा पहला विचार आता है, अरे रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करा लिया, बेड में पड़ जाएगा, क्या करा रहा है, मत करा, ऐसे विकास कर लिया है। इस टॉक का पर्पस यही है, आपको इन सभी चीजों से अवगत कराना, ताकि आप खुद भी जानकार रहें और आपके जो परिवारजन हैं उनको भी हम इस चीज का बेनिफिट दे सकें। सभा में बहुत से लोग ऐसे थे जो कि एक अफसर की पोस्ट पे रहे होंगे, उन्होंने निस्वार्थ भाव से हमारे देश का उनकी रखवाली करी आर्मी में। अब हमारा टाइम है सर्विस के बाद हम उनको जानकारी दें और उनकी सेवा करने का पूरा प्रयत्न करें। तो थोड़ा सा न्यूरो सर्जरी की मैं हिस्ट्री बताऊंगा। देखिए, हिस्ट्री कहते हैं कि जो हिस्ट्री को याद नहीं रखता तो हिस्ट्री में भी वो भी याद नहीं रहता, इसलिए हिस्ट्री हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमें बहुत सारे कपाल मिले, इसमें आप देख सकते हो खोपड़ी के ऊपर छेद बने हुए हैं। तो ये दर्शाता है कि हमारा देश पहले से न्यूरो सर्जरी प्रैक्टिस करता आ रहा है। हमारे जो सर्जरी शल्य चिकित्सा के महाराज हैं, सुश्रुत महाराज, वो गुप्ता पीरियड में हो गए। तो उस टाइम पे उससे भी पहले के कपाल मिले, जिसमें ये देखा गया है कि ये प्रक्रिया हमारे देश से ही हो सकता है उत्पत्ति हुई थी। इसका एक प्रमाण मैं आपको आगे चल के दोबारा दूंगा। दिमाग के अंदर नस पड़ गई, फ्लोर बन गया, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, पहले जब न्यूरो सर्जरी चालू हुई तो उसमें एक दिमाग का क्लॉट निकालने के लिए तो दिमाग की सतह के ऊपर बन सकता है या क्लॉट दिमाग के अंदर बनेगा।
तो पहले जो सर्जरी होती थी उसमें क्या करते थे कि दिमाग को पूरा खोला जाता था, आगे से पूरा दिमाग खोल के हड्डी हटा के, जैसे आप देख पा रहे हैं ये हड्डी हटा के, दिमाग की सतह हटा के और दिमाग के अंदर जो ब्लड है उसको निकाला जाए। ये एक ट्रेडिशनल न्यूरो सर्जरी थी जो कि आज भी वैलिड है। बट आज हमने क्या कर लिया है, आज हमने ये कर लिया है कि जो चीरा 20 सेंटीमीटर का था, 30 सेंटीमीटर का था, उसको हमने 10 सेंटीमीटर से भी छोटा कर दिया है। छोटा कर दिया है, उससे क्या होगा, ज्यादा खोलेंगे, ज्यादा काटेंगे, ज्यादा लहू बहेगा और मरीज उतना नहीं झेल पाएगा, उतना उसके बचने की संभावना कम होगी। तो जो हमारा एडवांस हुआ है न्यूरो सर्जरी में, मैं आपको उसी से अवगत कराने के लिए ये प्रेजेंटेशन लेके आया। आजकल हमारे पास ऐसे विकल्प हैं जिसमें हम सर पे एक फ्रेम लगा के, हम कंप्यूटर पे देखते हुए, हमें कंप्यूटर दिखा देता है कि हमारे दिमाग के अंदर कितनी गहराई पे, ऊपर है नीचे है, बहुत अंतर है, कितनी गहराई पे यहाँ कोई ट्यूमर बैठा है या कोई क्लॉट है। तो हम ये फ्रेम लगा के उस पॉइंट को लोकलाइज करके खाली छोटा सा छेद बना के भी इस ट्यूमर को या दिमाग की जो नस फटी है उस क्लॉट को निकाल सकते हैं। तो इसमें हमें दो सुविधाएं हुई, एक हमें हड्डी कम काटनी पड़ी, दूसरा जो सर पे चीरा आएगा वो छोटा रहेगा, तीसरा चीरा छोटा रहेगा, खून कम बहेगा, पांचवा मरीज की सारी ब्लीडिंग निकल जाएगी, ठीक है। और रिकवरी है तो नॉर्मली मरीजों में 6-6 महीने 8-8 महीने लग रही थी, वो दिनों में आ गई। तो छोटा चीरा होने से मरीज की रिकवरी में एनहेंसमेंट। मैं यहाँ पे एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन काम कर रहा हूँ। थैंक यू डॉक्टर सलीम फॉर सच अ क्रिस्प इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग न्यूरो सर्जरी। अब हम बात करेंगे रिगार्डिंग आर्थराइटिस एंड नी रिप्लेसमेंट। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ये हमारा जॉइंट है, दिस इज लाइक अ नॉर्मल जॉइंट, ये एक नॉर्मल घुटना है। आज हमने ये टॉपिक चुना है इसलिए क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ आफ्टर 50 और 55 नी आर्थराइटिस एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसे हम जोड़ों का गठिया कहते हैं, जो बढ़ती हुई उम्र के साथ होता है। तो आप इसमें देख सकें जो जॉइंट है ये नॉर्मल है, ऊपर जो हड्डी है वो हमारी जांघ की हड्डी जिसे हम फीमर बोलते हैं, और नीचे है शिन बोन जिसे हम टिबिया बोलते हैं, और बीच में जो कालापन है ये एक्चुअली में जो ग्रंथि जिसे हम कार्टिलेज बोलते हैं, जो दोनों घुटनों के बीच होती है। आर्थराइटिस में क्या होता है कि जो हड्डी के बीच का गैप है वो कम हो जाता है और हड्डियां आपस में घिसने लगती है। तो इसी की एक सर्जरी है जिसे हम बोलते हैं नी रिप्लेसमेंट। इसके बारे में आगे बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं व्हाट इज नी आर्थराइटिस बेसिकली। तो होने वाली घुटनों की विकृति है, जैसे हमारे बाल सफेद होते हैं, आंखों में मोतिया होता है, वैसे हमारे घुटने भी धीरे धीरे खराब होते हैं, ठीक है। और इसके बारे में जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि जो घुटना है वो हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट है, क्योंकि हमारी बॉडी का मैक्सिमम वेट हमारे घुटने ही सहते हैं। सबसे पहले एज, आफ्टर 45 इयर्स ये बहुत जल्दी प्रोग्रेस करता है। फीमेल्स, ये स्टडी में देखा गया है कि फीमेल्स में घुटने खराब होना उनका इंसिडेंस ज्यादा है बजाय मेल्स के। इट इज मे बी ड्यू टू जेनेटिक रीजन, जिसका कुछ अभी तक ऐसा पता नहीं चला। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, दैट इज ओबेसिटी, वजन का बढ़ना। जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है उनमें ये घुटनों की दिक्कत बहुत जल्दी होती है और बहुत जल्दी बढ़ती भी है। उसके बाद है, पहले अगर हमारे घुटने में कोई चोट लगी हो तो उससे भी घुटने खराब होने की जो गति है वो बढ़ जाती है। कुछ लोगों में जो पैर होते हैं वो टेढ़े होते हैं, या तो बचपन से हो या बाद में हो, उनमें भी ये ज्यादा होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्क्वेटिंग या सिटिंग क्रॉस लेगेड, मतलब हमारे भारत देश में हम लोगों की आदत है जमीन पर बैठना। तो एक स्टडी हुई थी, उसमें पाया गया है कि जो बाहर के जो कंट्रीज हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड है, वहां भी ये बीमारी कम है, क्योंकि वो लोग ज्यादातर जमीन पर बैठे काम, जो कि हम लोग काफी करते हैं। तो हमारे कंट्री में इसलिए इसका इंसिडेंस भी ज्यादा है। दूसरा है हाई इंपैक्ट एक्टिविटी पर्सन्स होते हैं, उनमें देखा गया है कि
they develop arthritis earlier than the normal population. कुछ पेशेंट्स जिनमें मसल वीकनेस, जिनमें कुछ नसों की कमजोरी की वजह से भी ये बीमारी होती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का कमजोर होना, हड्डियों में कैल्शियम की कमी होनी जो बढ़ती हुई उम्र का होता है। घुटनों में दर्द होता है, घुटनों में टेढ़ापन आ जाता है, इवन घुटनों में स्वेलिंग भी आ जाती है। तो ये एक लक्षण है ऑस्टियोआर्थराइटिस कि आपको डेवलप हो रहा है। अब लोगों में इससे दिक्कत क्या आती है? सबसे पहला होता है काम हो रहे हैं, उन्हें लगता है कि जब तक वो चल रहे हैं तब तक ठीक है, थोड़ी देर अगर वो बैठ जाए तो लगता है कि अब उठा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, तो उसे कहते हैं जेलिंग स्टिफनेस। कुछ लोगों के घुटनों से आवाज आती है, लोग कहते हैं कि सर हमारे घुटने से कट कट की आवाज आती है। वो इसीलिए आती है क्योंकि आपकी जो कार्टिलेज जो गति है वो खत्म हो चुकी है और अब हड्डियां आपस में टकरा रही हैं। और बाद में क्या होता है कि जब हड्डियां टकराती हैं तो घुटने, जो पहले घुटना 100-110 डिग्री मुड़ता था, अब वो 90 डिग्री से भी कम मुड़ता है। लोग आती पाती मार के नहीं बैठ पाते हैं, घुटना नहीं मोड़ पाते हैं, टॉयलेट में नहीं बैठ पाते हैं। तो बेसिकली एक्सरे क्लासिफिकेशन है, उसका गैप खत्म हो गया है, हड्डी आपस में टकरा रही है। तो वजन कम करने से बहुत सारे मरीज में ये चीजें ना के बराबर हो जाती हैं और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो ये है बेनिफिट ऑफ स्क्रीनिंग क्या है कि बहुत अर्ली स्टेज में हम डायग्नोज कर सकते हैं और उसको पूरी तरह क्योर कर सकते हैं। पूरी तरह मतलब 100% क्योर है अगर हम उसको बहुत अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर लें। स्टेज 1 के ऊपर जाएंगे तो उसके सर्वाइवल रेट्स बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन स्टेज 1 से पहले अगर हम डायग्नोज कर लेते हैं तो 100% सर्वाइवल रेट है इसके। कुछ एक पेशेंट्स में रिकमेंड होता है कि जल्दी करवाना है, किन में करवाना है। वैसे तो हमारा जो रिकमेंडेशन है वो है कि 3 इयर्स में करवाना है, बट ऐसे पेशेंट जिसमें HIV है, डायबिटिक हैं, हार्ट डिजीज है, क्रोनिक, जो रिस्क फैक्टर्स जिनके साथ जुड़े हुए हैं उनको हर 1 साल पे करवाना होता है। 65 साल के बाद आप डिस्कंटिन्यू कर सकते हैं, 65 साल के बाद करवाने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा इसके लिए सबसे एक और अच्छी चीज है कि इसके लिए रोकथाम भी है। दुनिया में बहुत कम एक कैंसर है जिनको हम वैक्सीन के थ्रू जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं जैसे, और ये बहुत अच्छी बात है। तो इस टीके के लिए ये जरूरी है कि जो है उसमें अवेयरनेस हो, लोगों के अंदर इस चीज की अवेयरनेस हो कि इसके लिए टीका है, उपलब्ध है, जिसकी वजह से आप इस खतरनाक कैंसर से बच सकते हैं। तो ये जो सर्वाइकल, इसके लिए HPV वैक्सीन आती है, इसको कहते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीन। तो ये वैक्सीन क्यों लगाते हैं सर्वाइकल कैंसर के प्रोटेक्शन के लिए? क्योंकि 99.7% जो केसेस हैं सर्वाइकल कैंसर के वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है। ये एक वायरस होता है जिसके इन्फेक्शन की वजह से ये कैंसर होता है। और ये कैंसर सिर्फ महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर नहीं करता है, ये मेल्स में भी कैंसर करता है, पेनाइल कैंसर करता है, एनल कैंसर करता है। तो ये जो कैंसर होता है HPV वायरस, इसके वैक्सीन से मेल और फीमेल दोनों ही कैंसर से बचते हैं। सिर्फ 2 वैक्सीन से 100% क्योर है। तो सिर्फ फीमेल्स को नहीं लगवानी है ये वैक्सीन, मेल्स को भी लगवानी है ताकि उनको पेनाइल कैंसर या फिर एनल कैंसर इस टाइप की कोई HPV कॉज्ड वायरस वो ना हो, कैंसर ना हो। सो बस एक छोटा सा टॉपिक था मेरे हिसाब से। इतने शॉर्ट टाइम में जो भी अवेयरनेस हो सकती थी मैं कोशिश करी मैंने कि वो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझा सकूं। थैंक यू सो मच। गुड इवनिङ एभ्रिबडी। जय गुरु, नमस्कार सबैलाई, साहबहरू, दिदीबहिनीहरू र भन्दा पहिला हाम्रो करण ठाकुर साहबको विशेष र सबै हस्पिटल स्टाफ, गभर्नमेन्ट हस्पिटलको स्टाफलाई म हाम्रो सबै टिमको तर्फबाट उहाँलाई यो यति राम्रो यति ठुलो अरेन्जमेन्ट अर्गनाइज गर्नुभएकोमा बहुत बहुत धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र हाम्रो सबै बधाई पनि छ। अब छोटो उसमा किनभने समय अलिकति कम्ती छ, सर्टमा म तपाईँहरूलाई आजको यो मिटिङको बारेमा बताइदिन्छु। जस्तो साहबले अघि उहाँ म्याडमले भन्नुभयो कसरी प्रोग्राम सेड्युल छ। सबभन्दा पहिला आज यहाँ साहबहरूले हाम्रो विशेष गरी मात्रै 11 टिआरको लागि म नेपालीमा बोल्दैछु, सायद उता छैन समस्या छैन।
हाम्रो 11 ईयर क्रांति ग्रुप को लागि यहाँ करण ठाकुर साहब जो कि यहाँ वेलमेट को सीईओ हुनुहुन्छ र उहाँको विशेष दैनिक विशेष वक्ता थैंक यू वेरी मच। उहाँले हाम्रो 11 ईयर प्रति उहाँको जो आत्मीय सम्बन्ध उसलाई देखाउनको लागि र उहाँको मैले यो सोच्यो कि हाम्रो 11 ईयरलाई यहाँ जम्मा गर्ने र जो बेसिक अवेरनेस हाम्रो मान्छेलाई हामी बुजुर्गहरूलाई दिनुको लागि उहाँले यो प्लान गर्नुभएको थियो र लगभग दसैँभन्दा अगाडि अलमोस्ट 1-1.5 महिना भइसक्यो साहब मेम साहब र हामीले यो प्लानहरू गरेको धेरै कारणहरूले गर्दाखेरि अलिकति लामो भयो तर पनि आजको दिनमा यो मोगरा भयो र तपाईँहरू सबै आउनुभयो यसको तपाईँहरूले धेरैभन्दा धेरै फाइदा उठाउनु होला। अब फाइदा कसरी उठाउने म सानो कुरा भन्छु एउटा हेल्थ साइडबाट अर्को छ ECHS साइडबाट। हेल्थ साइडबाट प्राय यस्तो छ तपाईहरू हामीहरू सबैले एउटा उमेर गएपछि एउटा उमेरमा आएपछि सबैले दबाई खानै पर्छ। बुढाबुढी सबै हुनु नै छ जो बिमारले लाग्नु नै छ। कसैले पहिलेदेखि दबाई खाइरहेको हुन्छ कसैले खाएको हुँदैन तर एउटा स्टेजमा सबैले खानै पर्छ। यसको लागि हेल्थ साइडको प्रिकसन्स हेल्थ अवेरनेसको बारेमा साहबको टिमले मेडिकल साइडको मतलब डॉक्टर साहबहरूले तपाईहरुलाई छोटो उसमा ब्रिफिङहरू गर्न एउटा मतलब पोइन्ट फर्ममा बताउनुहुन्छ साहबहरूले। त्यसमा मेरो यो रिक्वेस्ट छ को लागि त्यो लागू छ मिनिमम 3 मन्थ्स को लागि यो याद राख्नु होला तपाईहरुले। र कोही पनि रेफरल यसको भ्यालिडिटी 3 महिनासम्म छ जबसम्म 3टा डाक्टरलाई उ गर्न सक्दैन। फेरि छ कोही रेफरल जो सीरियस टाइपको बिमारी यो 6 महिनाको लागि छ यो बहुत भेरी इस्यु जो यो ECHS को मतलब पोइन्टमा। अर्को कुरा छ इमर्जेन्सीमा तपाईहरु कहिले पनि बिना रेफरलको एडमिट हुनु सक्छ र पहिला थियो इमर्जेन्सीमा एडमिसन भएको बाद पनि नेक्स्ट डे त्यो पेशेन्टले या पेशेन्टको एटेन्डेन्टले पोलिक्लिनिकमा गएर इन्फर्म गर्नु पर्थ्यो हो। अब त्यो छैन। अब त्यो अनलाइन एडमिसन्सको यो हस्पिटलले एडमिसन हस्पिटलले आफै उनीहरूले पोलिक्लिनिकलाई इन्फर्म गरिहाल्छ। अर्को लास्ट कुरा छ जस्तो अघि मैले साहबले भनेको अनुसार हाम्रो 11 इयरको एउटा व्हाट्सएप ग्रुप वेलमेट हस्पिटलको बिहाफमा बनाउने तर अहिले हाम्रो कुरा भयो साहबसँग र साहबले बिल्कुल सही भन्नुभयो। व्हाट्सएप ग्रुप बनाएर अलिकति सेक्युरिटी पोइन्ट अफ भ्यूले अलिकति गलत हुन्छ। हामी खास गरी डिफेन्सको मान्छेहरूको लागि त्यसमा तपाईले आफ्नो नम्बर सेयर गर्छ आफ्नो आरबी नम्बर सेयर गर्छ आफ्नो मोबाइल नम्बर सेयर गर्छ र यो ह्याक गर्ने मान्छेहरूले भोगरीहरूले कति के गर्छ त्यो तपाईहरुलाई थाहा छ। त्यसकारणले व्हाट्सएप ग्रुप नबनाउने अहिले साहबले सबैलाई यहाँको टेलिफोन डाइरेक्टली दिनु भएको छ त्यसलाई तपाईले राख्नुहोस्। त्यसमा तपाईले कल गर्दाखेरि यति भन्ने हो आफ्नो इन्ट्रोडक्सनमा म 11 ईयर को हो या म 511 ईयर बोगरा को हो भनेर भन्ने हो र आफ्नो प्रोग्रामहरु बताउने। त यति थियो एज ए रिमाइन्डर र एकपल्ट अझै तपाईहरु सबैलाई भएकोमा साहबले दुःख गरेर एरेन्ज गरेको उसमा आउनुभयो। मलाई उम्मेद छ यो वर्कशपको जो कि सिभिल डिपार्टमेन्टमा यसलाई भन्छ वर्कशप या सेमिनार हामी फौजीले कन्फरेन्स हैन त यसको फाइदा उठाउनु होला तपाईहरुले पुरा र एकपल्ट फेरि पनि हामी सबैको तर्फबाट वेलमेटको डाक्टर कर्ण ठाकुर साहबलाई पुरा हेल्थ टिमलाई हस्पिटलको टिमलाई हामी सबैको तर्फबाट बहुत बहुत धन्यवाद छ। अगाडि पनि Sir, I request ladies को पहले चाय की बस ladies. I सरदार महेंद्र सिंह
सिक्योरिटी सुपरवाइजर का काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे फ्रंट गेट के नजदीक में ही मिलूंगा। भारत गुड़गांव राइफल से मैं नाइट लक्ष्मण सिंह, गुड़गांव रेंजर रेजिमेंट, मैं सिक्योरिटी सुपरवाइजर। मैं किसी का भी और टाइम पर यहाँ पर जाते मिल सकता हूँ, कोई मैं एक्स एयरफोर्स, मैं आपको फ्रंट गेट पे मिलूंगा। मेन डिपार्टमेंट, क्योंकि मैं जितनी मर्जी ब्रीफिंग करूं, फाइनली आप जाएंगे फ्रंट ऑफिस पे या इमरजेंसी पे, तो वहां कंफ्यूजन हो जाता है। क्लियर है आपको? सो मेरी फ्रंट ऑफिस इंचार्ज है साक्षी सिंह, ये इनकी टीम रहती है, दिन में ये रहते हैं, उनकी टीम जो पीछे ECHS का डेस्क है वो लोग हैं, ताकि आपका एक फेस रिकॉग्निशन हो जाए। आई जस्ट साक्षी पाठक। Good evening, Srishti, front office executive. Good evening, I'm Dr. Mandalika, ECHS coordinator. I'm Deepika from ECHS. I'm आप जब ऑफिस में एंटर करते हैं तो मेरा लिफ्ट के पास एक काउंटर है जो ECHS से डील करता है। जब रात को आएंगे तो हो सकता है आपको इसमें से कोई स्टाफ ना मिले, तो आपको वो MODs मिलेंगे जो मैंने आपको फ्रंट लाइन में बताई। तो वो और मीनारीज और महिलाएं जो भी आई हैं सभी का मैं और मेरी वाइफ ममता ठाकुर और पूरी टीम एलिमेंट की तरफ से आपका आभार प्रकट करते हैं। एंड आई ऑल्सो एक्सटेंड माई थैंक्स टू मेजर पदम गुरु एंड जनरल सिद्धार्थ, जिन्होंने इस पूरे इवेंट को कोऑर्डिनेट कराने में बहुत हेल्प की है। और मैं आगे भी आप लोगों से इसी प्रकार से एक इंटरेक्शंस हम कंटिन्यू रखेंगे 2-3 महीने में। मैं सर से टच में रहूँगा और इसी हिसाब से कभी कोई कैंप करना है या कुछ प्लान करना है तो हम कर पाएंगे। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि बाहर जलपान की व्यवस्था की गई है और हॉस्पिटल की तरफ से आपको एक छोटा मोमेंटो दिया जाएगा, आप उसको घर पर ले जाएं। और नीचे मैंने ग्रुप फोटोग्राफ्स के लिए बैनर लगाया है, तो कोशिश करेंगे, वैसे अंधेरा हो गया है पर लाइट्स में अगर ग्रुप फोटोग्राफ हो पाए, चाय के बाद नीचे एक बार ग्रुप फोटोग्राफ का अटेम्प्ट करेंगे कि अगर हो जाए, क्योंकि इवेंट काफी लंबा खिंच गया है डिस्कशंस में, इसलिए थैंक यू वेरी मच। तो साहब रात को मिलेंगे आपको, सुविधा छेत्री साहब आपको दिन में मिलेंगे, डे ड्यूटी में रहते हैं। सुविधा त्यागी साहब आपको रात को मिलेंगे ड्यूटीज में। एशियन एक्सप्रेस डिपार्टमेंट से दिव्या हैं, ये आपको दिन में मिलेंगी, और प्रीति हैं, ये आपको दिन में मिलेंगे। अब कई बार कोई ऑफ है, आप इनको 7 लोगों का नंबर आपको दिया है ताकि साहब आपको, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो किसी और को भी हैंड ओवर करेंगे, क्योंकि साहब लोग ब्लड कलेक्शन के लिए भी जाते हैं, कहीं ऑफ भी लेते हैं, तो उस टाइम पे आपका कॉल आएगा तो आपको पता होना चाहिए, आपने अपना इंट्रोडक्शन 11 GR से देना है। पहली चीज, मैं इतने ग्रुप का व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना रहा क्योंकि इतने ग्रुप हैं, हैंडलिंग हो जाएगी, इसलिए इंडिविजुअल को जब आना है तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कांटेक्ट करें। इनके नंबर्स आपको दिए गए हैं, उसमें आप सेव कर सकते हैं। दीपक अपने स्टाफ को बुला लीजिए, चारों को बुला लीजिए। अंदर 10 मिनट्स में भी स्टाफ, मैं तो रिसीव कर रहा हूँ यार सबको। सर गोरखाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक शेयर